हाँ जी भाई, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। ले दे के वही बातें हैं भाई, क्या बताएं आपको। अब आप हमारी जगह होते तो आपको पता चलता। भाई साहब, रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल हो जाता आपके लिए। हमारी आत्मा जाने भाई। करना कुछ हो जाता है, हो कुछ ही जाता है, वापस वही फिर बोलना हो आपके लिए। पता नहीं भाई कब तक होगा। चलो कोई बात नहीं, जो भी है चलने देते हैं। तो अपने चौहान कर रहे थे, चौहान के पीछे का अपने कुछ कर लिया था भाग। पीछे की क्लास से आप देखते होंगे, जो भी है अच्छी बात है। जो होता अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ चुके थे। अपार गांगे शासक बनता उसका बेटा। अपार गांगे को पृथ्वीराज द्वितीय इसको मार देता है। बात्रहंता कहलाता है, शासक बन जाता है। पितरहंता की बात का अगर पृथ्वीराज की द्वितीय की बात करता हूँ तो वहां से अपने को क्या पता चलता है? अचलेश्वर शिलालेख, हाँ, हांसी शिलालेख पता चलता है। हांसी शिलालेख की बात करता हूँ तो हांसी शिला के अंदर अपने चंद्रवंशी बताया गया, ये बातें पता चली। फिर आगे चलते इसकी निसंतान मृत्यु होगी तो किसी ने बोला भाई इसका बेटा बूटा कहाँ पे गया, अर्णोराज के तो वंश खत्म हो जाएगा, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। किसी को पता चला भी इसका सोमेश्वर चौहान एक बेटा बैठा हुआ है अर्णोराज का। जगदेव गद्दी से उतर गया, विग्रहराज चतुर्थ चला गया, अपार का नागार्जुन वैसे शासक अलग बन जाता है, गुरुग्राम चला जाता है। फिर मैं बात करता हूं तो इधर अपार गांगे को वो मार देता है, पृथ्वीराज बनता है, पृथ्वीराज की निसंतान मृत्यु हो जाती है, यानी कि वंश ही खत्म हो गया भाई। ऐसे थोड़ी ना पार पड़ेगी। इतना बड़ा चौहान वंश हुआ, चौहान डायनेस्टी हुआ, इसका वंश कैसे खत्म हो सकता है? याद आता है सोमेश्वर चौहान भी इसका कुमारपाल चालुक्य के पास में बैठा हुआ, मामा जी के पास में बैठा हुआ है वहां पे। सोमेश्वर चौहान अभी भी जिंदा है तो पकड़ा, बोला भी इसको पकड़ के लाओ, यहाँ का शासक बनाते हैं। सोमेश्वर चौहान को लाया जाता है, सोमेश्वर चौहान को शासक बनाया जाता है। बोला गया भाई साहब इधर आओ जल्दी से, आपके लिए गादी खाली पड़ी है। वो वैसे मन ही मन में खुश हो, बिना कुछ किए अपने को तो गदी मिल गई, बिना कुछ किए अपने को गदी मिल जाती है, वो अपने मन ही मन में खुश होता है। बड़ा मुस्कुराया था, बड़ी पार्टियां पुल्टियां की थी उसने। कहा यार हमें को तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, 1% भी लात हाथ पैर कुछ नहीं मारने पड़े, तो अपने आप शासक बन जाता है सोमेश्वर चौहान जिसे कहा जाता है। ले देखिए सोमेश्वर चौहान की 3-4 बातें हैं, तो इसकी 3-4 बातें खत्म करता हूँ सोमेश्वर चौहान को। और इसका शासनकाल की बात करता हूँ तो 1169 से लेकर 1170 तक जो शासक बनता है उसे सोमेश्वर चौहान कहा जाता है, सोमेश्वर चौहान। अगर मैं बात करता हूँ सोमेश्वर चौहान का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह लंकेश था। प्रताप सिंह लंकेश्वर, प्रताप सिंह लंकेश्वर, ठीक। अगर मैं इसकी पत्नी की नाम की बात करता हूँ, पत्नी कौन सी थी? पत्नी पत्नी कौन थी इसकी? पत्नी पत्नी की बात करता हूँ तो पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी, कलचूरी वंश की थी। और कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराने वाला कोई शासक था? कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था इसने। कोंकण के राजा किसको हराया? मल्लिकार्जुन को हराया। बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा, कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराने वाला शासक कौन था? तो कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराने वाला शासक था, तो वो कौन था? मल्लिकार्जुन। ये सोमेश्वर चौहान। अच्छा, इसका एक मंत्री था, मंत्री का नाम था कदमवास या फिर केमास। मंत्री का नाम था कदमवास या फिर जिसे केमास कहा जाता है। मंत्री का नाम कदमवास या फिर केमास। इस मंत्री ने नागौर के अंदर छतरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहां पे? नागौर के अंदर। नागौर में छतरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो कदमवास या फिर केमास जिसे कहा जाता है वही व्यक्ति था, ठीक है। और बातें करता हूं तो इसी सोमेश्वर चौहान ने अजमेर के अंदर कौन से नाथ का? वैद्यनाथ का मंदिर बनवाया था। अजमेर में कोई वैद्यनाथ का मंदिर बनाने वाला शासक था तो कौन था? वैद्यनाथ का मंदिर किसे कहा जाता है? जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां होती है। जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां होती है उसे कौन सा मंदिर कहा जाता है? उसे वैद्यनाथ का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए, सोमेश्वर चौहान ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे चलता हूं मैं।
सोमेश्वर चौहान के बारे में, प्रताप सिंह लंकेश मूल नाम, पत्नी का नाम कर्पूरी देवी, कोंकण का राजा मल्लिकार्जुन को रहा, मंत्री कदमवास ने छत्तीसगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और भरा मंदिर का निर्माण करवाया किसने? सोमेश्वर चौहान ने। ले देख के बस 3-4 बातें याद रखना, लेकिन इसके बाद में जो शासक बना था ना, बात तो उसे याद रखना, बात तो उसकी याद रखना। उसे कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है जो भी कहा जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पृथ्वीराज, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे राय पिथौरा दल पुंगल विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे कहा जाता है, उस व्यक्ति की बात करते हैं। वैश्विक सी शासनकाल की बात बता देता हूं। पहले तो इसका शासनकाल क्या था? शासनकाल 1170 से शासक बनता है, क्योंकि सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है। इसको भीम सिंह द्वितीय जो मार देता है गुजरात का था, इसका बदला भी लेगा नागौर के युद्ध के अंदर। वो 1170 से लेकर 1192 के मध्य ये शासक बनता है। फिर मैं बात करता हूँ 1100 यानी कि ले दे के 25 से 1 वर्ष रहा था, फिर त्राइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ आगे इसकी, तो बेसिक सी बातें पढ़े 4-5, क्योंकि इसके फैक्ट कुछ एक देख लेते हैं। जन्म 1166 ईस्वी, कहां पे हुआ? अनिल पाटन, गुजरात के अंदर। अच्छा, फिर मैं बात करता हूं पिताजी सोमेश्वर चौहान। यहां पे एक बार समझना नहीं है, समझना होगा वो समझाते चलूंगा। सोमेश्वर चौहान। माता की बात करता हूं कर्पूरी देवी। अच्छा, जन्म पिता माता हो गया, फिर संरक्षिका। देखो भाई साहब छोटा ही था, छोटा ही था तो शासन खुद नहीं संभाल सकता था। 66 में जन्म होता है, 77 में पिताजी चले जाते हैं तो गद्दी पे बैठना पड़ता है। 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया, लेकिन इतना ज़्यादा बाहरी नॉलेज नहीं था, राजनीति का नॉलेज नहीं था, शासन कैसे चलाते हैं उसका नॉलेज नहीं था। तो 1 साल के लिए इसकी संरक्षिका बनती इसकी मम्मी जी, यानी कि कर्पूरी देवी। जो मंत्री वगैरह थे इसके दरबार में, मंत्री भुवने कमल, कदमवास हुआ, वामन भी था इसके दरबार में, वामन मंत्री था। ठीक है, और मैं बात करता हूं तो उपाधि राय पिथौरा, राय पिथौरा का मतलब होता है इसके लिए कि इसने पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तब इसका नाम राय पिथौरा पड़ा था। दल पुंगल, पता नहीं किससे खांसी छींक आने लगी भाई। दल पुंगल का मतलब होता है दल यानी कि सेना, और पुंगल विजय प्राप्त करने वाला विश्व विजेता, यानी कि विश्व विजेता दल पुंगल। राय पिथौरा की उपाधि किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियां पड़ती है। भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, जुकाम और लगेगा। उपाधि, अच्छा भाई का नाम बात करता हूं तो हरिराज,
बहन, पृथ्वीबाई, प्रभा, घोड़ा, नाट्यरंबा, और बात करता हूं तो पत्नी। पत्नी का नाम था संयोगिता। ये बेसिक बातें बता देता हूं। जन्म 1166, अनिल पाटन गुजरात में। 11 वर्ष की उम्र में बैठ जाता। पिताजी सोमेश्वर चौहान, माताजी कर्पूरी देवी थी। संयोगिता इसकी संरक्षिका कौन बनी? कर्पूरी देवी माताजी बनती है। कुछ छोटी उम्र का था भाई, छोटा सा बच्चा तो बड़ा था। मंत्री वही जो पापा के दरबार में हुआ करते, कदमवास, भूमने कमल हुआ, स्वाबन हुआ, सोड हुआ, ये इनके मंत्री हुआ करते। फिर मैं बात करता हूं तो इसके उपाधि, राय पिथोरा, दलपोंगल, भाई हरिराज, बहन कौन सा, पृथ्वीबाई प्रभा हुआ। अच्छा, घोड़ा नाट्यरंबा कहा जाता है भी गौरी ने त्रायन के द्वितीय युद्ध के पश्चात इसका घोड़ा चेंज करवा दिया था, बदल दिया था, तो इसका घोड़े का नाम नाट्यरंबा पड़ा। और पत्नी का नाम क्या पड़ा? संयोगिता इसके पत्नी का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बेसिक बातें और है, ले दे के 4-5 उसको पढ़ते हैं। इसके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान एक तो इसका हुआ चंद बरदाई, जिसने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और इसी पृथ्वीराज रासो के अंदर, इसी पृथ्वीराज रासो के अंदर जो ग्रंथ लिखा था चंद्रबरदाई ने, इसी पृथ्वीराज रासो के अंदर यह बात लिखी गई है कि चाहलों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से मानी जाती है। यहां पे 4 जाति पैदा होती है। प्रत्याहार, परमार, चालुक्य, चौहान, उनकी उत्पत्ति यहां से मानी जाती है। और इस बात को पोंगनोत्तेनेसी भी साबित करता है। सूर्यमल मिश्र भी इस बात को स्वीकार करता है। लास्ट में ये कहता भी, लास्ट में गौरी इसको लेके गया, गजनी चला गया था, ये बात भी यहीं पे लिखी गई है। एक इसका दरबारी विद्वान हुआ था जानक। जानक ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, सॉरी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय, इसने जानक ने ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय, यहां पे जानक ने ग्रंथ लिखा था। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात। ठीक है, हाँ, आगे चलता हूं। एक इसका दरबारी हुआ था वागीश्वर, एक हुआ विश्वरूप, एक हुआ जनार्दन, एक हुआ आसाद। ये इसके दरबारी विद्वान हुए थे। आपसे बेसिक सा पूछ लेगा, दरबारी विद्वान कौन कौन थे? चंद्रबरदाई, जानक, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, आसादर किसके दरबार में हुआ करते? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है इसका निर्माण क्या क्या करवाया था। युद्धों की बात अभी बाद में करेंगे। पृथ्वीराज चौहान निर्माण क्या क्या निर्माण करवाया था, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, एक तो इसने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। दिल्ली में राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाने वाला कौन था? दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसी के बाद उपाधि का नाम पड़ा राय पिथौरा। फिर इसने अजमेर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया।
अच्छा, तारागढ़ दुर्ग से चामुंडा माता जाने के लिए अजमेर में शीश खाना गुफा का निर्माण करवाया। शीश खाना गुफा जो कि तारागढ़ दुर्ग में रहा करते थे। अगर चामुंडा माता मंदिर जाना, ऊपर से थोड़ी ना जाएगी भाई, कब कौन अटैक करते कोई पता थोड़ी ना चलता है। वहां जाने के लिए कौन सी गुफा, तो वहां से शीश खाना गुफा का वहां पे निर्माण करवाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना करने वाला, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना करने वाला कौन था, तो यही था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, पद्मनाभ को बनाया गया, पद्मनाभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी इसका निर्माण क्या क्या था, बेसिक से दो बातें मैं पीछे के बता दूं एक बार। जन्म 1166, सोमेश्वर चौहान, कर्पूरी देवी संरक्षिका मंत्री ये थे। उपाधि भाई बहन घोड़ा और पत्नी, ठीक है। फिर अगर इसके दरबारी विद्वान की बात करता हूँ, चंद्रप्रताप, जानक, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन और आसादर था। फिर बात करता हूँ तो इसने कौन कौन सा निर्माण करवाया, दिल्ली, अजमेर, शीश खाना गुफा, अजमेर कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, पद्मनाभ को, जिसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बातें होती है। अच्छा, बात ले दे कि एक ही आती है भाई, इसका जो सैनिक अभियान थे, सैनिक अभियान में इसको बहुत कुछ झेलना पड़ा भाई। अगर मैं सैनिक अभियानों की बात करता हूँ तो इसको सैनिक अभियान में बहुत कुछ झेलना पड़ा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो, इसको घर से झेलना पड़ा, घर में कलेश झेलना पड़ा, पड़ोसियों से इसको झेलना पड़ा, विदेशी से झेलना पड़ा, घर में लड़ाई खाड़ी पड़ी पड़ोसियों से, विदेशियों से, घर में कौन कौन, भाइयों से और जनजाति जातियों से। पड़ोसी में बात करता हूं तो चालुक्य, चंदेल, गहड़वाड़। विदेशी में बात करता हूं तो गौरी। तीनों में मात खानी पड़ी भाई, तीनों को झेलना पड़ा था इसको। तो मैं बेसिक चलता हूं, सबसे पहले घरवाले की बात कर देता हूं भाई। घरवाले में किसके साथ झेलना पड़ा था, देखो सबसे पहले घरवाले के अंदर भाइयों का विवाद होता है। और इसके भाई थे अपार गंगे व नागार्जुन विवाद। देखो अपार गंगे तो पहले ही मारा जाता है, अपार गंगे तो पहले ही मारा जाता है, छोटी मोटी झड़प के अंदर, इसके अंदर बीच में लड़ाइयां वगैरह हुआ करती थी। तो छोटी मोटी झड़प के अंदर तो नागार्जुन तो वैसे ही टपक गया। लेकिन बाद में नागार्जुन था, नागार्जुन के साथ में युद्ध होता है 1178 के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। इसे गुरुग्राम का युद्ध कहा गया। गुरुग्राम का युद्ध किसके साथ होता है, गुरुग्राम का युद्ध नागार्जुन के साथ, अपने भाई के साथ होता है। और अपने भाई को 1178 के गुरुग्राम के युद्ध में क्या कर देता है, हरा देता है, यानी कि पराजय कर देता है। सबसे पहले भाइयों के साथ भी इसने भाई को हराया, अपने भाई नागार्जुन को हराया था, 1178 में हराया, गुरुग्राम के युद्ध में हराता है और पराजय इसको कर देता है। अपार गंगे वैसे छोटे मोटे झड़प के अंदर पहले मारा जा चुका था। ये बात है आपको भाइयों के साथ में। अब मैं जाति के साथ बात करता हूं, जाति के साथ में कौन सा विवाद हुआ था, देखो एक बंडानक जाति थी। अगर बात करूं बंडानक जाति, सतलज प्रदेश तक सीमित थी। बंडानक जाति कहां तक, कौन से प्रदेश तक सीमित थी, तो सतलज प्रदेश तक सीमित पड़ती थी। कौन सी जाति, बंडानक जाति। लेकिन धीरे धीरे हिसार आने लगा, धीरे धीरे ये मथुरा बढ़ने लगी, कनौज की तरफ। हिसार कनौज बढ़ने लगी, यहां तक सहन कर लिया हमने, यहां तक सहन कर लिया। अभी बंडानक जाति आगे आ रही है, लेकिन लास्ट में इसने कहां पे आना शुरू कर दिया, अलवर भरतपुर में आना शुरू कर दिया भाई।
अलवर भरतपुर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, वहां पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये भाई साहब को कतई स्वीकार नहीं हुआ और यहाँ पे भंडारक जाति को भी हरा देता है। कौन सा शासक? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इससे भंडारक जाति का विद्रोह माना जाता है, भंडारक जाति के साथ में विवाद माना जाता है। सतलज प्रदेश की तेज सार कनौज की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन अलवर भरतपुर में जब प्रवेश करती है तो चौहान तृतीय उनको रोक देता है, उनको परास्त कर देता है। ये इनका कौन सा विवाद हुआ? भाइयों के साथ हुआ, जाति के साथ में। अभी आता है इसके साथ में जो विवाद है तो उसे चंदेल विवाद। देखो चंदेल की बात करता हूं। एक चंदेल शासक हुआ इसके बराबर, चंदेल एमपी में पड़ता है। परमार्दी देव चंदेल। इधर चौहान शासक था, पृथ्वीराज तृतीय। कहा जाता है एक बार पृथ्वीराज तृतीय की सेना दक्षिण से आ रही थी उत्तर की तरफ, घायल सेनापति थे, कुछ एक पीछे रह गए थे भाई, पाल्टी पुल्टी करते, फ्रूटी चूसते आ रहे थे, गुल्फिया गुल्फिया खाते आ रहे थे मजे से, धूप का टाइम था। उसी घायल सेना के ऊपर परमार्दी चंदेल उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उसी घायल सेना के ऊपर परमार्दी चंदेल उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। बहुत गर्मी है यार अंदर। हाँ हाँ भाई, देखो इधर एक सैनिक चंदेल विवाद, चंदेल शासक था परमार्दी देव चंदेल, इधर था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये घायल सैनिक थे पृथ्वीराज, और घायल सैनिकों के ऊपर यहाँ पे ये भाई साहब आक्रमण कर देता है। भाई करना था तो जिमते जी मारते, पीछे से क्या कर रहे हो, घायलों के ऊपर क्या कर रहे हो। इसको युद्ध, इसको गुस्सा आ गया और दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसकी तरफ से लड़ने के लिए दो इसके सेनापति आता, आला व उदल, आला व उदल, दो सेनापति आते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध कहां पे होता है? महोबा एमपी में पड़ता है। महोबा जिसे तुमुल का युद्ध कहा जाता है, तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, महोबा का युद्ध या फिर तुमुल का युद्ध, जो कि 1182 के अंदर होता है। महोबा या फिर तुमुल का युद्ध 1182 में होता है, चौहान वर्सेस चंदेल के मध्य, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व परमार्दी चंदेल के मध्य। और इसका जो सेनापति था इस समय, सेनापति इसकी तरफ से जो गया था उसका नाम था भुवने कमल, भुवने कमल गया था, ठीक है, इसका सेनापति। परमार्दी देव चंदेल व इसके मध्य होता है। महोबा के युद्ध 1182 में आक्रमण करते हैं, आला व उदल यहाँ पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती है। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय है जो यहाँ पे महोबा का था, महोबा का जो प्रशासक यहाँ का, किसको? परमार्दी देव चंदेल तो मारा गया, और यहाँ पे महोबा का जो शासक था वो यहाँ से किसको हटा देता है? इसको हटा के यहाँ के प्रशासक किसको? पंजुन राय को नियुक्त कर देता है। कौन से राय को? पंजुन राय को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार चंदेल विवाद जल्दी से सुन लो। चौहान वर्सेस चंदेल के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व परमार्दी देव चंदेल था। इधर आला व उदल थे, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इधर भुवने कमल लड़ने के लिए आया था, महोबा युद्ध कहलाया, 1182 में हुआ। परिणाम यह निकला, अभी यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया गया? पंजुन राय को नियुक्त कर दिया गया। ये आपका महोबा का युद्ध कंप्लीट होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे मैं फिर, अगर मैं घर की बात कर ली, मैंने अपार गंगे भाइयों को हराया, फिर मैंने यहाँ पे आपको बात और बता दी, भंडारक जाति को हराया इसने, फिर मैंने कहा चंदेलों को हराया। बात आती है चालुक्यों की। चालुक्यों से पहले मैं गहड़वालों की बात कर लेता हूँ। गहड़वाल के साथ विवाद, चौहान गहड़वाल विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहानी सुनना यहाँ पे। चौहान व गहड़वाल विवाद। देखो आपको तो गहड़वाल का विवाद एक ही लगता होगा, संयोगिता संयोगिता संयोगिता। आपने वही कहानी सुनी है, आपको लगता भी संयोगिता ही कारण बना था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसको भगा के लेके गया था? संयोगिता को। देखो यही कारण नहीं होता, कोई महिला के लिए कोई युद्ध नहीं करता भाई, सिंपल सी बात है। महिला के लिए अपनी पूरी प्रजा को कोई रक्षे, उसको
खतरे में नहीं डालता, एक साम्राज्य को खतरे में नहीं डाल सकता। आपने कहानी तो वही पद्मिनी वाले सुनेंगे, पद्मिनी के अंदर भी अलाउद्दीन आया था, अलाउद्दीन ने सिर्फ पद्मिनी के लिए आक्रमण किया था। भाई साहब ये गलत है। कहीं ना कहीं ये कारण था, कहीं ना कहीं ये कारण था, लेकिन सारा कारण यही नहीं होता। कहीं ना कहीं कारण था, लेकिन ये अकेला कारण यही नहीं होता। सुनो ध्यान से, देखो एक तो क्या, कोई भी शासक बनता है उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति होती है। हर शासक सोचता है भी साम्राज्य विस्तार की नीति है। इधर चौहान भाई साहब कौन थे? चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। गहड़वाल, जिसे जयचंद गहड़वाल कहा जाता है, कनौज का शासक था, ये भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार की नीति इन दोनों के मध्य कारण बना था। दूसरा कारण क्या बनता है? देखो जो महोबा का युद्ध हुआ था, चंदेल के साथ में युद्ध होता है। इस चंदेल के साथ में गहड़वाल ने साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गुस्सा आया भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गुस्सा आता है, भाई मेरा साथ दिया आपने, उसका साथ दिया था, मेरे दुश्मन का आपने साथ दिया था। तो यहां पे एक कारण यह भी बना, यानी कि चंदेल गहड़वाल विवाद, चंदेल व गहड़वाल विवाद। फिर और कारण बताऊं आपको मैं, साम्राज्य विस्तार की नीति हुआ, चंदेल गहड़वाल विवाद हुआ। एक कारण इसका नाना जी था ऐसा। एक इसका विवाद क्या बताओ, देखो अनंगपाल तोमर था दिल्ली का प्रशासक उस समय। उसकी दो पुत्रियां मानी जाती है, एक का तो पृथ्वीराज बना और दूसरे का जयचंद गहड़वाल बना। दोनों मौसेरे भाई हुए। लेकिन अनंगपाल तोमर ने किसको अच्छा समझा? उसकी कोई संतान नहीं थी, साम्राज्य अपना बांटना था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अच्छा समझा, भाई कोई पैर वगैरह ज्यादा दबाए होंगे इसने नाना जी के, तब इसको मिल गया होगा साम्राज्य। जब इसको साम्राज्य मिल गया, भाई साहब को गुस्सा आ गया। क्यों? नाना जी तो मैं भी बोलता था आपको, पैर तो मैं ही दाबे करता था आपके, अकेले इसको क्यों दिया? यहाँ पे गुस्सा आता है। जो दिल्ली की महत्वाकांक्षा थी, यानी कि दिल्ली को प्राप्त करना था, दिल्ली की महत्वाकांक्षा भी कहीं ना इनका विद्या कारण बना था। दिल्ली की महत्वाकांक्षा, दिल्ली की महत्वाकांक्षा, यही भी कहीं ना कहीं कारण बना था। और एक तो आपने सुना ही होगा सहयोगिता, सहयोगिता तो विवाद आपने सुना ही होगा। सहयोगिता विवाद तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊंगा अभी, कहीं न कहीं साम्राज्य विस्तार तो हर किसी का कॉमन होता भाई। साम्राज्य विस्तार हर कोई शासक बनता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, आप सुनते होंगे भी सर रियल में ये सहयोगिता ही कारण बनी थी। भाई साहब ये गलत है, कतई गलत है। कोई महिला के लिए नहीं बनता। अब बोले सर महिला के लिए कुछ भी हो सकता है, देखो करने वाले कर देते हैं। जैसे मैं शाहजहां की बात करता हूँ, अपनी बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण करवा दिया था, और आज वाले बना के नहीं देते, कोई कमरा ही उसने बनवा दिया था। अलाउद्दीन की बात करता हूं तो वो अकेली पद्मिनी के लिए थोड़ी ना लड़ाई की थी उसने, कारण और भी कुछ बनता है। देखो सभी हर किसी का पॉइंट होता है साम्राज्य विस्तार की नीति का होना, साम्राज्य विस्तार की नीति का ही होना। अगर मैं सहयोगिता की बात करता हूं, आपने आज तक सुना होगा जयचंद गहड़वाल के साथ में इसीलिए लड़ाई की थी। आपको लगा भी ये रोजाना इसीलिए लड़ते होंगे, इस महिला के लिए लड़े थे? महिला के लिए कोई नहीं लड़ा था। अब सुनना भाई क्या कारण बना था। सहयोगिता वाली कहानी आपने आज तक क्या सुनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी सुनी होगी आपने। देखो कनौज का शासक हुआ एक, कनौज का शासक का नाम था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल यहां का चौहान शासक था। और चौहान शासक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। चौहान शासक और पृथ्वीराज तृतीय। अच्छा सुना, अब एक दिन की बात है भाई, एक दिन की बात है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक दरबारी चित्रकार था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक दरबारी चित्रकार था। चित्रकार का नाम था पन्ना राय। पन्ना राय था भाई, पन्ने पन्ने रखा करता था। चित्रकार था, पन्ने पन्ने रखा करता था। इसको अपने चित्र बेचने थे भाई, हाथ से चित्र बनाया करता था।
चित्र बेचने थे, आसपास की सभी रियासतों में जाया करता था। और एक दिन ये पन्ना राम जी सभी के चित्र लेके किसके दरबार में चला गया? कनौज शासक जयचंद गढ़वाल के दरबार में चला गया। अच्छा, जयचंद गढ़वाल को बोला सर हम कुछ डायग्राम लेके आए, आप लोगे क्या? जयचंद गढ़वाल बोलता है कोई बात नहीं, दिखा दो भी। पूछा भी आसपास के सभी राजाओं के मेरे पास में है, आप दिखा दो। एक जयचंद गढ़वाल बोलता भी देखो अकेला तो मैं क्या देखूं, पूरी फैमिली को साथ में बिठा देता हूं। अपनी पत्नी को बुला लिया, आजा तुम भी देख ले, ये अजमेर का शासक ये है, दिल्ली का ये है, महोबा का ये पड़ता है, गुजरात का ये पड़ता है। अच्छा, बेटी को भी आवाज़ लगा ली, सहयोगिता आजा तुम भी आजा भाई, शासकों को देख ले, ऐसे ऐसे शासक दिखते तेरे पापा, तेरे से सबसे ज़्यादा सुंदर दिखेगा तेरे को। सहयोगिता भी आ गई। इसने भी जो भी थे 150-200 चित्र थे इसके पास में बैग में, सारे इसने रख दिए। अच्छा, अब सभी डायग्राम देखने लगे। वो पन्ना राम जी बताइए, ये अजमेर में है वर्तमान में, ये दिल्ली में है वर्तमान में, ये गुजरात में है, ये दक्षिण में है। अच्छा, पिताजी तो ये देखे भी वर्तमान में कौन सा कहाँ पे राजा है, और बेटी क्या देखे कौन सबसे स्मार्ट कौन है? इसकी पत्नी थी सहयोगिता ये देख रही है सबसे स्मार्ट राजा कौन है। अच्छा, इसको लगा भी अजमेर वाला अपना चौहान वंशी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये धीरे से पन्ना राय के कान में बोलती है भाई साहब ये कौन है? कि अजमेर का चौहान वंशी है। पिताजी इतने में बाहर चले जाते हैं, कान में पन्ना राय के बोलते हैं इसके जितने भी फोटो मेरे को दे दो भाई। इसने दे दिया। अच्छा, इसको वो अच्छी लगी, फोटो दे दिया। अब जैसे पिताजी बाहर के, पन्ना राय के फिर कान में बोल दिया। पन्ना राय को बोला देखो किसी को बताना नहीं है, पापा को मत बता देना वरना मेरे को टुकड़े कर देंगे, पकौड़े बना देंगे शाम से पहले। तो मेरे को ये करो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय है अजमेर में जो है। पन्ना राय बोलते हैं हमारे भी सर है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके दरबार में काम करते हैं। अच्छा, क्या उनका कोई फ़ोन नंबर वगैरह मिल सकता है? पन्ना राय बोलते क्यों भाई, फ़ोन वगैरह तो रखते नहीं है वो, तो कोई आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह। अच्छा, पन्ना राय बोलते भी देखो फ़ोन नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको, व्हाट्सअप आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी दे सकता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे पन्ना राय ने सहयोगिता को किसकी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इंस्टा आईडी दे दी। नंबर तो कौन दे भाई, सर ने मना कर रखा था। देखो एक्सेप्ट फिर ही करूँगा जब कोई डीपी अच्छी लगी तो। अच्छा, तुरंत भाई सहयोगिता ने मैसेज छोड़ दिया, हाय गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून का मैसेज छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसको देखता है, सबसे पहले डीपी चेक की किसकी है, लगा भी कोई लड़की की है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, बातचीत होती है। अच्छा, एक दिन वे पृथ्वीराज सुबह 4 बजे उठा था, उठते ही उसने मैसेज कर दिया हाय गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे, सब कुछ भेज दिया भाई, मैसेज कर जितने भेजने थे। फ़ोन पड़ा था पापा जी के पास में, जयचंद गढ़वाल के पास में। जयचंद गढ़वाल ने वो मैसेज देख लिए। पिताजी इसने बेटी को बुलाया सहयोगिता को बोला ये कौन है? कि कुछ नहीं ऐसे ही है। पिताजी ने बोला सही बता दे कौन है? क्या नहीं पाते पिताजी, कोई नहीं है, फ्रेंड ही है मेरी। क्या मेरी फ्रेंड ही है और कोई नहीं है? जयचंद गढ़वाल ने कहा भी दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन दो, ट्रू कॉलर पे नंबर से देखी तो पता चला भी ये तो अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, विश्व विजेता राय पिथौरा है। बेटी को तो कुछ नहीं बोला, इसकी मम्मी को बुलाया। मम्मी को बोला यार आप अपनी बेटी बिगड़ चुकी है भाई, इसकी जल्दी से शादी करवा दो। गांव में हुआ करता है भी जो ऐसे किसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो उसकी शादी करवा देते हैं। क्या बेटी बिगड़ चुकी है, इसकी जल्दी से शादी करवा दो भाई। तो कुछ नहीं, इसकी शादी करनी थी। जयचंद गढ़वाल बोलते देखो अपनी बेटी अपने अच्छे खानदान से है, अपने शासक है, कुछ तो मर्जी चलनी चाहिए इसकी कुछ तो मर्जी चलने दो यार, ऐसे थोड़ी ना शादी कर देंगे। जयचंद गढ़वाल बोलते चलो कोई बात नहीं बेटी, तूने गलत काम किया, आगे ऐसे कभी मत करना, लेकिन तेरी अपनी मर्जी से शादी करने देते, अपना खुद का स्वयंवर चुन लेना भाई, अपनी मर्जी से चुन लेना। ठीक है भाई, बेटी फिर भी राजी होती है। इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मैसेज करती है भाई देखो ले जा सकता है तो ले जा, वरना पिताजी मेरे को निपटाने वाले हैं। जयचंद गढ़वाल सभी को, दक्षिण भारत के राजाओं को, उत्तर भारत के राजाओं को, पूर्वी भारत के राजाओं को, सभी को निमंत्रण भेज देता है। सभी को निमंत्रण भेजता भी हमारे दरबार में स्वयंवर चुना जाएगा, स्वयंवर मेरी पत्नी के, मेरी पुत्री के लिए स्वयंवर चुना जाएगा। सभी के सभी राजा अपना रिज्यूम लेके आ जाओ भाई। तारीख बता दी कि इतनी तारीख को आ जाना, मेरी बेटी आपको वहां पे मिलेगी। मेरी बेटी को जो भी अच्छा लगा राजा, उसके गले में जो भी वरमाला डाल देगी, उसका शादी उसके साथ में कर देंगे। सभी को बोल दिया गया, लेकिन अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़ दिया गया। भाई साहब को गुस्सा तो आएगा भाई, बुरा तो लगेगा, लेकिन इसकी भी क्या गलती भाई, जयचंद गढ़वाल की भी क्या गलती, उसने गलत काम किया था। अच्छा, ये इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बेइज्जत करने के लिए जहां पे द्वारपाल खड़ा होता है, जहां पे स्लीपर खोले जाते हैं,
वहां पे उसको खड़ा कर दिया, वहां पे उसकी मूर्ति लगा दी। फिर दक्षिण भारत के जो भी राजा आएंगे उनको पता चलेगा उत्तर भारत में जिसका इतना बड़ा नाम है, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, इसे दिल्ली का शासक कहा जाता है, उसके तो इसके दरबार में द्वारपाल के बराबर इज्जत है। सभी राजा आगे सभी बैठ जाते हैं, द्वारपाल की जगह इसकी मूर्ति लगा दी जाती है। जयचंद गढ़वाल दरबार लगा रहा होता है, बराबर में संयोगिता को बुला लिया जाता है। संयोगिता को बोला भाई देखिए इतने सारे राजा है, जो अच्छा लगे उसके गले में जाके क्या डाल देना, वरमाला डाल देना भाई, जिसके साथ तेरी शादी कर देंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा संयोगिता भाई 2-3 सवाल पूछती है भाई, बोलती है भाई देखो अपना जो भी रिज्यूम है मेरे को चेक करवा दो, जो मेरे को अच्छा लगा उसके साथ शादी कर लूंगी। 2-3 बातें करते हैं, उनसे पूछती है किसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर किस चीज़ के एग्ज़ाम दिए है आपने, सीएटी में कितने नंबर बने आपके, लाइव क्लास लेते हो या फिर नहीं लेते, ले दे के सारी बात पूछती है। इसको कुछ अच्छा नहीं लगा, उधर धीरे से साथ में बैठी बैठी पापा के बराबर बैठी बैठी मैसेज कर देती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मैसेज कर दिया मैं आई एम रेडी, भागने के लिए तैयार है ना, मैं बाहर खड़ी हूँ, आप आ जाओ भी बाहर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय बाहर ही खड़ा था, द्वारपाल के जगह खड़ा था। जैसे ही वरमाला लेके निकलती है वो सीधा पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसको लेके यहाँ से निकल जाता है। और जैसे निकल जाता है और भागती सेना को, और भागती सेना का यहाँ पे पीछा नहीं किया था, थोड़े टाइम के लिए रोके रखा, लेकिन इतने में वो जले जा चुके थे। यही कारण बना था जयचंद गढ़वाल के साथ विवाद होना। अपने आज तक यही मानते भी संयोगिता सबसे बड़ा कारण था। भाई साहब एक महिला के लिए कोई नहीं लड़ता, ये अलाउद्दीन की आज के बाद में दिमाग से निकाल देना, बे अलाउद्दीन सिर्फ पद्मनी के लिए आया था। ऐसा एक महिला के लिए पूरी प्रजा को कोई खतरे में नहीं डालता। सभी का मतलब होता है साम्राज्य विस्तार की नीति का होना, सभी का मतलब साम्राज्य विस्तार की नीति का होना। और इसकी दुश्मनी थी दिल्ली की महत्वाकांक्षा को लेकर। नानाजी ने इसको नहीं सौंपा था भाई, उसको सौंप दिया। दूसरी बात थी इसने चंदेलों का साथ दिया था, जो इसके दुश्मन थे सबसे बड़े, उनका साथ दिया था। और जब संयोगिता के साथ विवाद हो जाते हैं, इसकी संयोगिता के साथ में शादी हो जाती है, तो फिर ये गुस्सा हो गया, दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध के अंदर जयचंद गढ़वाल फिर आ जाता है। ये था इसका गढ़वालों के साथ विवाद। अच्छा फिर मैं बात करता हूँ, इसने ऐसा ही पंगा एक जगह और लिया था, एक पंगा लिया था इसने, नागौर का युद्ध जिसे कहा जाता है। 1184 के अंदर हुआ था नागौर का युद्ध। अब इसमें क्या खासियत थी, देखो यहां पे चौहान तृतीय हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इधर चालुक्य शासक था, चालुक्य शासक का नाम था भीम सिंह द्वितीय। भीम सिंह द्वितीय, देखो भीम सिंह द्वितीय, एक तो भाई साहब अपने वाले को तो इसलिए गुस्सा क्योंकि इसने पिताजी को टपकाया था, सोमेश्वर चौहान को मारा था। हम तो इसलिए गुस्सा भी इसने पिताजी का बदला लेना था। और ये इसलिए गुस्सा क्योंकि भीम सिंह द्वितीय की शादी होनी थी आबू का एक शासक, आबू का परमार वंश रहता था, आबू का परमार वंश रहता था, परमार वंश। और इसी परमार वंश की एक राजकुमारी थी इच्छिनी, इसी परमार वंश की एक राजकुमारी थी इंचिनी। इस इंचिनी के साथ में चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय की शादी होनी थी, लेकिन इंचिनी को कहीं से फोटो मिल गई चौहान वंश की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इसको ये स्मार्ट लगा भाई, और स्मार्ट के दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाता है। और बातचीत के अंदर इंचिनी के साथ में शादी कौन कर लेता है, जिसका रिश्ता इसके साथ तय हो चुका था, उसको पहले से शादी ये कर लेता है। इसको इसलिए गुस्सा, पिताजी को टपकाया, इसको इसलिए गुस्सा, इसकी पत्नी के साथ शादी ये कर ले गया। दोनों के मध्य फिर एक नागौर का युद्ध होता है, इसे 1184 का युद्ध कहा जाता है, नागौर का युद्ध। देखो प्रश्न आपको यहां से बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। ये वही भीम सिंह द्वितीय है, ये वही भीम सिंह द्वितीय है जिससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो हारा था, जिस गोरी से हारा था उसी गोरी को इसने हराया भी था, जिससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार चुका था। इसको हराने वाला भारत में सबसे पहले अगर कोई हारा था, गोरी हारा था, तो 1178 के अंदर हारा था। भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नहीं हराया था उसको, गोरी को सबसे पहले भीम सिंह द्वितीय ने हराया था, और इस बंदे को अपने वाले भाई साहब ने हराया था। देखो त्राइन का द्वितीय युद्ध आपने आज तक सुना होगा, त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, बिल्कुल 2 हुए थे। 91 के अंदर हुआ था, 92 के अंदर हुआ था, लेकिन 92 का एक युद्ध नहीं था, 1192 का एक कतई युद्ध नहीं था। युद्ध वो होता है जो सामने मैदान में लड़ा जाता है, ये एक प्रकार का विश्वासघात था। बिल्कुल सुबह सेना उठी भी नहीं थी, सुबह 5 बजे का समय था, ढंग से हथियार भी नहीं पकड़े थे, आधे तो सो रहे थे और आधे उठे हुए थे, इनको पता भी नहीं चला क्या सिस्टम करे। ऊपर से आती गोरी की सेना इनको काटना बांटना, सोते हुए को मारना शुरू कर दिया। एक प्रकार का विश्वासघात था, वरना भाई साहब कभी नहीं जीतने देता उसको, कभी नहीं जीतने देता। सुनना, ये नागौर का युद्ध हराता है।
फिर आता है विदेशी शक्ति के साथ में युद्ध इसका, और विदेशी शक्ति के साथ में युद्ध होता है, उसे गोरी कहा जाता है। और गोरी के साथ में इसके अगर मैं बात करता हूं, गोरी के साथ में कोई बोलता है गोरी व चौहान पृथ्वीराज के मध्य। अगर मैं हमीर महाकाव्य की बात करता हूं, हमीर महाकाव्य ये बोलता है इन दोनों के मध्य छोटे बड़े 7 युद्ध हुए थे। हमीर महाकाव्य बोलते हैं इसके मध्य छोटे बड़े 7 युद्ध हुए थे। प्रबंध प्रबंध कोश ये बोलता है, प्रबंध कोश इनके मध्य में 20 युद्ध हुए थे। सुरजन चरित्र ये बोलता है इनके मध्य में 21 युद्ध हुए थे। अच्छा, चिंतामणि की बात करता हूं, चिंतामणि ये प्रबंध चिंतामणि इसका नाम है, प्रबंध चिंतामणि बोलती है इसके मध्य में 23 युद्ध होते हैं। ये कुछ एक बातें बोली जाती है। आपसे बोले हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 युद्ध हुए, प्रबंध कोश के अनुसार 20 युद्ध हुए, सुरजन चरित्र के अनुसार 21 युद्ध हुए, चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 युद्ध हुए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं वो 2 युद्ध माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं वो 2 युद्ध माने जाते हैं। एक तो त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है, और एक त्राइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, एक त्राइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। सुनना, त्राइन का प्रथम युद्ध का क्या कारण था जो 1191 के अंदर हुआ था। देखो यहां पे पृथ्वीराज जो गोरी की सेना थी उत्तर से भारत में प्रवेश कर रही थी भाई, ठीक है, सब कुछ किया उसने, लेकिन तबर हिंद के ऊपर आक्रमण कर दिया, तबर हिंद को अपने कब्जे में ले लिया। आप बोलोगे सर तबर हिंद क्या चीज है, हमने आज तक नहीं सुना। देखो जिसको वर्तमान में बठिंडा कहा जाता है, जिसको वर्तमान में बठिंडा कहा जाता है उसका नाम तबर हिंद था। उस तबर हिंद के ऊपर गोरी आक्रमण कर देता है, उसको तबर हिंद को कब्जे में कर लेता है। तबर हिंद जिसको वर्तमान में पंजाब का बठिंडा कहा जाता है, आक्रमण कर दिया। और यहां का जो प्रशासक था काजी जियाउद्दीन को नियुक्त कर दिया। जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन को यहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया तबर हिंद के ऊपर आक्रमण कर। आप खुद चले आगे चल पड़ा, ट्राइन आगे चल पड़ा। और ये बात भाई अपने वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी चौहान वंश को, क्योंकि दिल्ली का सम्राट था भाई, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली संभला रखा था, विश्व विजेता इसे दल पोंगल कहा जाता है, उसे राय पिथौरा कहा जाता है, राय पिथौरा इसे कहा जाता है। इसको ये बात कभी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी 1% भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, ये आगे चला, पूरी सेना को लेकर चला, लेकिन लास्ट में जाके करनाल हरियाणा के अंदर इधर से गोरी की सेना, इधर से अपने वाली सेना, दोनों के मध्य युद्ध होता है। इतना भयंकर रूप से युद्ध हुआ था, इतना खतरनाक युद्ध था, यहां पे गोरी को भागने पे मजबूर कर दिया था। अपने वाले सेनापति कौन, भुवने कमल था, स्कंद था इसके साथ में, गोविंदराज था, खांडेराव था, ये सारे इसके साथ में थे। कहा जाता है गोविंदराज जो तोमर था, दिल्ली का प्रशासक था, इसने तो गोरी को घायल भी कर दिया, गोरी को भगा दिया था यहां से। और एक नाम सुना होगा ताजुल मासिर, हमीर निजामी की एक पुस्तक है। हमीर निजामी इस पुस्तक में साफ साफ लिखता है भाई गोरी को भगाया नहीं गया था, अजमेर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में उसको गोरी को लाया जाता है, तब जब गोरी से पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पूछता, गोरी से पूछता है भी बता तेरे साथ क्या किया जाए, तू गजनी का यहाँ पे क्या कर रहा है, भी क्यों आक्रमण किया यहाँ पे, बता तेरे साथ क्या किया जाए। गोरी बोलता है आप यही करना, वही करना जो एक हारे हुए राजा के साथ में किया जाता है। आप मेरे साथ वही सलूक करो जो एक हारे हुए राजा के साथ किया जाता है। आपको अगर मारना है तो मेरे को मार दो, फांसी पे देना फांसी पे दे दो, आप एक वही करो जो हारे हुए राजा के साथ किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ठीक लगा, यार बंदा तो ठीक है, लेकिन इसको एहसास हुआ हमारे धर्म में वो कभी नहीं है। हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म में कहा गया जो राजा अगर माफी मांग लेता तो इसको छोड़ देना चाहिए। इसके मंत्रियों ने बहुत समझाया भाई साहब इसको मत छोड़ो, ये गजनी का है, ये गजनी का ही, ये तुर्क है, ये मार देगा अपने को वापस लौट के, इसको मत छोड़ो। लेकिन ये बार बार बोले हमारा सनातन धर्म ये बात बोलता है। आपको एक बात फिर बता देता हूं, देखो अगर भूतकाल को नापना है तो भूतकाल के फित्ते से ही नापना उसको। आप ऐसे मत बोलना सर उस समय इसने क्यों छोड़ दिया था। दशरथ शर्मा जो बात बोलते हैं, इसको छोड़ना इसकी सबसे बड़ी भूल थी। भाई साहब भूल नहीं थी, उस समय के सनातन धर्म को मानता था।
सनातन धर्म बोलता था इसका भी जो राजा दरबार में आ जाता है सॉरी बोल देता है, माफी मांग लेता है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, उसको छोड़ देना चाहिए। और गौरी को छोड़ दिया। गौरी वहां पे वापस चला गया गजनी, लेकिन गजनी में गया हुआ कभी इसी अपमान को स्वीकार नहीं कर पाया। और गौरी ने 1 साल तक अपने बीवी बच्चों से नहीं मिला था, 1 साल तक अपने बीवी बच्चों से नहीं मिला गौरी। अच्छा, वापस पुनः अपनी सेना की तैयारी में जुटा। लगा भी ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, पुनः तैयारी में जुटा, पुनः सेना का गठन किया उसी ऊर्जा के साथ में। वापस आ गया सेना को लेकर, सेना को लेकर वापस आ गया 1192 के अंदर, 1 साल के अंदर ही वापस आ गया उसी त्राइन के युद्ध में। इसे बैटल ऑफ ट्रेन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। उसी करनाल के मैदान के अंदर, करनाल हरियाणा में पड़ता है, उसी मैदान के अंदर करनाल। इधर जब भी पता चला पृथ्वीराज चौहान को, और इधर गौरी बैठा हुआ अपनी सेना को लेकर बैठा हुआ गौरी, जब पृथ्वीराज को पता चलता है ये सेना लेकर वापस आ गया, पृथ्वीराज भी उस करनाल के मैदान में जाके अपना पड़ाव डाल देता है, रुक जाता है वहां पे। गौरी यहां पे 2 अपने सेनापति भेजता है, 2 संदेशवाहक भेजता है, कीवाम उल मुल्क व रुकनुद्दीन हमजा। कीवाम उल मुल्क को भेजता है, रुकनुद्दीन हमजा को बोलता है फिर जाके उसको बोल दो पृथ्वीराज को हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, हमें संधि करनी है। पृथ्वीराज चौहान बोलता है आपको याद नहीं है पहले युद्ध में आपको हराया था भाई, वापस आप मुंह लेके आ गए, दिक्कत क्या है आपके? जब पहले युद्ध में मैंने हरा दिया, मुझे कोई संधि नहीं करनी, यहां से भाग जाओ वरना आपकी बार और मारूंगा आपको मैं। कीवाम उल मुल्क वापस जाके बोल देता भाई ये टपकाएगा आपकी बार, फिर वापस अपने तो मार खाने के लिए आ गए, गौरी को जाके बोल देता है। गौरी को गुस्सा आता है यार, गौरी को बोलता है ऐसे तो नहीं जीतने देगा ये, ऐसे तो ये कभी नहीं अपने को जीतने देगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली का अगर ऊपर राज करना है, भारत के ऊपर उत्तरी भारत के ऊपर शासन करना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग ही करना पड़ेगा। बोला करे तो करे क्या, बोला करे तो करे क्या, क्या सिस्टम करे भाई, समझ नहीं आ रहा इनके। बोला एक ही इलाज है, कुछ दिन यहां पे बैठ जाते हैं, घोड़े से बन के बैठ जाते हैं करनाल के मैदान में, घोड़े से बन के। इधर सेना खड़ी कर रखी थी गौरी ने, इधर सेना खड़ी कर रखी थी किसने? चौहान तृतीय ने। बोले कुछ दिन अपने बैठ जाते यहीं पे, कुछ दिन बैठे रहे। यहां पे पृथ्वीराज बोलता है भाई साहब क्यों बैठे हो, चले जाओ वरना आपकी बार फिर मारूंगा मैं आपको, याद नहीं पिछले वाला। गौरी फिर भोला सा बनता है और बोलता है भाई साहब कैसे जाएं यार, आप भी समझो, वरना हम वहां पे चले गए तो मेरा भाई है ग्यासुद्दीन गौरी, वो यार मेरे को टपका देगा और बोलेगा अगर हार के वापस आए तो मैं तेरे को मार दूंगा। जब तक वहां का मामला, गजनी का मामला थोड़ा सा ठंडा मीठा ना हो जाए तो हम बैठे हैं यार, जब भी वहां का मामला ठीक हो जाएगा हम चले जाएंगे, हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है भाई। सुबह शाम रामरूमी होती थी दोनों के मध्य, इधर इसकी सेना, इधर सुबह शाम हेलो हाय कर लेते थे दोनों, हाय हेलो बोल देते थे, मॉर्निंग वॉक पे दोनों साथ जाते थे दोनों का। अच्छा, ये यहां से सेना को कम करने लग गया चौहान, लगा भी ये सीधा साधा बंदा है, क्या यहां पे आक्रमण करेगा भाई, क्या यहां पे आक्रमण करेगा। यहां पे सेना को कम करने लग गया, सेना को यहां से कम ही करने लग गया, सेना को यहां से निकालने लग गया। बच्चे अच्छे सेनापति यहां से निकाल दिए गए, जो चंदेलों के साथ में थे, चालुक्यों के साथ में थे, घेड़ वालों के साथ में थे, बंडानकों के साथ में थे, नागार्जुन के साथ में थे, वहां पे उस सीमा पे सेनापति लगा दिए। अभी ये गौरी थोड़ी ना करेगा। गौरी ने सोचा अभी मौका है, अभी मौका है, जो सेना कम हो चुकी है अभी तो टपकाना पड़ेगा इसको। गौरी ने क्या किया, रात के समय था भाई, रात के समय एक अलाव चला देता है, अलाव जगा लेता है, लकड़ियां जला लेता है। भी उसको लगेगा सारे सेनापति इसके सेना यहाँ पे लकड़ियों के आसपास बैठे, ऊंची ऊंची लपटे निकले, इतनी ज्यादा लकड़ियां जगा ली वहां पे। भी सामने से सेना को लगेगा हम तो यहाँ पे सेक रहे हैं, लेकिन वो तो एक चाल थी, लकड़ियां जगा के छोड़ दी गई और पीछे से जाते सेना को वहां से पीछे से घेर लिया गया सभी को। सभी जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति सो जाते, सुबह होने वाली थी, 5-6 बजे का समय था, सेना उठी भी नहीं थी, उठने वाली थी, सपनों के गहराई के अंदर सो रहे थे।
सभी अच्छे सपने देख रहे थे, कुछ ही बनने के सोच रहा था, कुछ बोला हम यहाँ से निकलते ही शादी करेंगे, कुछ बोला हम तो ये करेंगे, कुछ बोले ये करेंगे। तभी सपने देख रहे थे, तभी इनकी जाग खुलती है, आंखें खुलती है। सुबह सुबह का समय था, कोई चाय बनाने की तैयारी में था, किसी ने मुंह भी नहीं धोया था। इतने में गोरी की सेना ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। भाई साहब करे तो करे क्या, इनको पता भी नहीं, पूरी सूरी आंखें नहीं खुली थी इनकी। युद्ध के लिए तैयार तो क्या, ढंग से कपड़े तक नहीं पहने थे, तैयार तो इनको चप्पल नहीं थी पैरों के अंदर, अरे हाथ में हथियार तक नहीं थे उनके, पानी तक नहीं पिया था उठ के। उसी सेना पे, बेकसूर सेना के ऊपर, सुती हुई सेना के ऊपर आक्रमण कर देता है गोरी। बेचारों को इतनी तरह से, गंदी तरह से मारता है, बहुत गंदी तरह से मारता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है गोरी को। भाई सब लड़ना है तो सामने से लड़ो, ऐसे पीछे से आने से क्या होता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय को। इसलिए कहा जाता है त्रायण का द्वितीय युद्ध कोई युद्ध नहीं था, एक प्रकार का किया गया विश्वासघात था। अरे पकड़ लिया गया उसको। चंद्रबरदाई तो बोलता है, कोई तो बोलता है इसको सिरसा हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था, और कोई बोलता है यहां से इसको गिरफ्तार करके गजनी साथ में ले, गोरी इसके साथ अपने साथ में ले गया। गोरी अपने साथ में ले जाता है, वहां पे इसकी आंखें फुड़वा देता है। और चंद्रबरदाई के अंदर पृथ्वीराज रासो लिखता है, जब मेरे को पता चला भी मेरा भाई साहब वहां पे है, तो मैं भी पीछे चला गया। वहां पे प्लानिंग हो चुकी थी, इसकी आंखें फोड़ी जा चुकी थी, प्लानिंग हो चुकी थी, इसको मारेंगे। चंद्रबरदाई बोलता है गोरी से जाकर, आप इसको क्यों मार रहे हो, हमने आपको छोड़ा था ना त्रायण के द्वितीय युद्ध में। गोरी साहब बोलता है, आपका धर्म ये कहता था हम आए हुए को छोड़ देते हैं, हमारा तुर्क धर्म, इस्लाम धर्म ये बोलता है जो आ जाए दुश्मन उसको खत्म कर देना चाहिए। आपको आप बोलते हो छोड़ देना चाहिए, हम बोलते हैं खत्म करना चाहिए, उसके पकोड़े बना देने चाहिए। चंद्रबरदाई बोलता है, अगर पकोड़े ही बनाने तो इस भाई साहब को इतनी अच्छी सर्कस आती है, करतब आता है, कलाबाजी में निपुण है। पृथ्वीराज जी एक बार ये देख लो, अगर यही नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, ये बात बोल देता है। गोरी बोलता है, कोई बात नहीं, मारना तो है, 5 मिनट बाद में मार देंगे भाई, कोई सी गाड़ी ना थोड़ी ना निकल रही है, मार देंगे, टपकाना तो है, इसको टपका देंगे 5 मिनट के बाद में। बोला भी आपकी कर्तव्य दिखा दूं। चंद्रबरदाई बोलता है, ये आंख बंद करके, आंख फूटी हुई है, फूटी आंख के अंदर भी ये किसको, दुश्मन को टपका देता है। बोला यार अच्छा कमाल का बंदा, ऐसे कैसे टपका देता है। बोला टपका देता है, देखो याद इसको ही किया जाता है, क्योंकि दशरथ का राजा दशरथ था, अयोध्या का राजा दशरथ, राम का पिताजी, उसने भी आवाज सुनकर, पानी की आवाज सुनकर श्रवण को टपका दिया था। तो दुआ लगी थी उसकी, बदुआ लगी थी उसके माँ बेटों की, बूढ़े माँ बेटों के लिए पानी लेकर आ रहा था, उसको टपका देता, शिकार पे गया हुआ था, उसको याद नहीं किया जाता। बात आती है आगे की, बोलता है ये शब्द भेदी बाण चला देता है, आवाज को सुनकर बंदे को टपका देता है। बोला कौन सा बाण भाई, कौन सा शब्द भेदी बाण। बोला बाण नहीं सुनना तो सुनो फिर। बोलता आप वहां पे बैठ जाना, कहीं पे कुछ भी बोल देना, एक शब्दों से सुनकर, ये आवाज को सुनकर तीर चला देगा। सुल्तान बैठ गया, बोला कल इसको रणभूमि में ले आना। सुल्तान बैठ गया मैदान के अंदर, वहां पे सुल्तान यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ जाता ऊपर, इसको बीच में छोड़ दिया गया, पास में चंद्रबरदाई को छोड़ दिया गया। बोला सबसे पहले घंटी बजाएंगे, वहां पे चला देना, घंटी पे तीर चला दी, से स्टिक निशाना लगा दिया। इतने में दूसरी बार चंद्रबरदाई बोलता और सोचो सुल्तान, और कौन सी आपको सर्कस देखनी है। इतने में वो सोच रहा था, इतने में यहाँ पे गोरी जो चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज के कान में एक बात बोल देता है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान मत चुको चौहान। 4 बांस और 24 गज की दूरी पे अंगुल अष्ट प्रणाम, 8 उंगल के ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूकना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान मत चुको चौहान, उसको टपका दिया गया। और कहा जाता है, चंद्रबरदाई लिखता है अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर, पृथ्वीराज ने उसको टपकाया और फिर हम दोनों ने आत्महत्या कर ली। और कोई तो इसको चंद्रबरदाई को गलत भी बोलता है, भी ऐसे इसने कैसे लिखा भाई, ये तो खुद मर चुका था। तो कहते जलहरण इसके बेटे ने पूरा किया था, तो कोई बात सीधी सी बोल देता है। तो क्या जलहरण उस समय उसके दरबार में था, गजनी में गया हुआ था साथ में, और कोई बात तो सीधा बोलता है। रासिंग प्रशस्ति है 1676 की,
1676 में राजसिंह प्रशस्ति के अंदर तो साफ साफ लिखा गया है भी सबसे पहले चंद्र बरदैया यानी कि पृथ्वीराज रासो की प्रशस्ति रासो के ग्रंथ की बारी भी हमें अभी पता चलती है, पृथ्वीराज रासो की जानकारी अभी पता चलती है, 1676 में पता चलती है। ग्रंथ 1192 का है। इतने बीच में क्या राजा सॉन्ग लिख रहे थे, शायरियां लिख रहे थे यहाँ पे, तब इनको याद नहीं आया भाई। ये कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। एक अग्निकुंड का सिद्धांत का जो साक्ष्य वो इसका सही माना जाता है और पेपर में सीधा सा पूछ लिया जाता है। ये त्रायन का द्वितीय युद्ध था। त्रायन के द्वितीय युद्ध के अंदर गौरी का एक सेनापति था खांडेराव, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और ये भी सिरसा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां पे आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तो बोलता है, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव साफ साफ बोलता है जो त्रायन का द्वितीय युद्ध था एक प्रकार का युग परिवर्तनकारी घटना थी भाई, युग को परिवर्तन करके रख दिया था। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव बोलता है। स्मिथ तो ये बोलता है हिंदू धर्म के साथ साथ में चौहान भी खत्म हो गया, बौद्ध भी खत्म हो गया। स्मिथ ये बात बोलता है। अगर मैं इसका युद्ध के परिणाम की बात करता हूं तो युद्ध का परिणाम क्या निकला था? युद्ध का परिणाम यह निकला कि 1192 के बाद में 1947 तक विदेशी जाति ने राजस्थान के ऊपर शासन किया था, यह परिणाम निकला। और क्या परिणाम निकला? राजस्थान के राजपूत शासकों की दिल्ली की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो चुकी थी, दिल्ली पर विदेशी जाति ने अधिकार कर लिया था। और क्या परिणाम निकला? दिल्ली के ऊपर गौरी के उत्तराधिकारियों के द्वारा शासन करना आसान हो गया, किसी प्रकार का संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ी उनको। युद्ध के अगर मैं प्रभाव की बात करता हूं, इसका युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था? अगर मैं सकारात्मक प्रभाव की बात करता हूं तो इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ था, दोनों की मिश्रित शैली का विकास होता है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव की बात करता तो यहां पे बौद्ध धर्म पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, बौद्ध मठ तोड़वा दिए गए थे, यहां पे हिंदुओं के मंदिर तोड़वा दिए जाते हैं, ये इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करता हूं तो कोई बोलता है ये आप पारदर्शी था, भाई साहब दूर की वस्तु नहीं देख पाता था, ये परिपक्व नहीं था। भाई साहब अगर परिपक्व नहीं होता तो पहले के सारे युद्ध जीत रहा था, तब उसकी बात आपको सामने नहीं आई। एक बात रियल में सही है भाई, चाहे पहले कोई कितना ही ढंग से काम कर ले, अगर एक भी छोटी सी भी गलती कर देता है तो सारे ढंग के काम पे पानी फिर जाता है। अगर कोई बंदा 100 पे शतक लगाता हो, 99 रन उसने कैसे भी बनाए होंगे, कितनी मुश्किल से बनाए कोई नहीं देखता, अगर 99 पे अगर वो रन आउट हो जाता है तो उसकी गलती सारी गिना दी जाती है। इसकी ये गलती थी, ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था। ढंग के कितने ही काम कर लो, एक छोटी सी गलती कर लो, व्यक्ति की कमी सामने आने लग जाती है भाई आपके सामने, सारी अच्छाइयों पे पानी फर जाता है। भाई बोलता है त्रायन का द्वितीय युद्ध अगर ये जीत भी लेता लेकिन आगे की नहीं सोचता था, ये कर्तव्यनिष्ठ नहीं था, ये परिपक्व नहीं था। भाई साहब ऐसे पहले वाली युद्ध ऐसे जीत लिए इसने, धोखे में जीत लिए होंगे फिर तो। और यही अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। और जैसे ये खत्म हो जाता है यहां का बाड़मेर के अंदर, यहां पे गौरी, और इसी गौरी के काल में इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में गौरी के साथ में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आता है। यहां पे बाड़मेर का यहां का प्रशासक गोविंदराज तोमर को नियुक्त कर देता है। गौरी जाते हुए गोविंदराज तोमर को नियुक्त कर दिया और बाड़मेर में पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को यहां से हटाया और यहां पे हटा के 94 के अंदर 1194 में यह अजमेर का शासक बन जाता है। और गोविंदराज जो यहां से हटके गोविंदराज यहां से रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना कर देता है। तो आपसे पूछे रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज था। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो गोविंदराज था। यहां पे आपका अजमेर का चौहान वंश कंप्लीट हो जाता है। अजमेर का चौहान वंश आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो मैं जल्दी से आपको 1 मिनट का या फिर 2 मिनट का समय लगेगा, मैं पीछे कप को जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, चौहान वंश, अजमेर का चौहान वंश, तो जल्दी से सुन लेना भाई। बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा बता दिया, बहुत सिंपल है अजमेर का चौहान वंश, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी से सुन लेना। सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में बात की थी, सूर्यवंशी
चंद्रवंशी बताया। अग्निकुंड का सिद्धांत कौन बोलता है, सारा बताया। विदेशी क्या होता है, ये सारा बताया। संस्थापक वासुदेव चौहान 551 के अंदर और शाकंभरी के अंदर किया था, सपाट लक्ष्य से कहा जाता है। राजधानी छतरपुर को बनाया, साम्राज्य झील का निर्माण करवाया, ये बात कौन से शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र ने लिखवाया था, गोविंदराज उसके काल में लिखवाया गया था। इसमें पुराने नाम का पता चलता है अपने को, वासुदेव चौहान इसका संस्थापक था, साम्राज्य झील का निर्माण करवाया, इसे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, ये बातें पता चलती है। गुवक प्रथम हुआ, गुवक प्रथम के बारे में क्या बातें पड़ी, स्वतंत्र रूप से स्थापित करने वाला, वीर राज्य की उपाधि धारण की थी, गुर्जर प्रत्यार के काल में हुआ करता था। फिर अपने कौन सी बातें पड़ी, फिर अपने बातें पड़ी चंद्रनाथ। चंद्रराज की पत्नी शिल्पा शेट्टी के समान थी, यानी कि योगिनी क्रिया में निपुण थी। योग क्या करती, या तो आज के समय में शिल्पा शेट्टी करती बाबा रामदेव के साथ में, या उस समय कौन क्या करती थी, वो चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी आत्म प्रभा 1000 दीपक जलाया करती थी। सर्वाधिक सर्वप्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ, विग्रहराज चतुर्थ होता है। अच्छा, अजय राज का काल निर्माण काल 1113 से 33 के मध्य, अजमेर नगर गढ़बिटली पहाड़ी के ऊपर, और इसी को तारागढ़ बोला गया। उड़ता राजकुमार था, उसकी पत्नी रूठ के बैठी थी ताराबाई। यहाँ पे तांबे व चांदी के छिके चलाए गए, सोमलवती के नाम से, प्रेम के नाम से, और इसके नाम से खुद के अजयराज के नाम से। फिर शासक अर्णोराज देवबोध धर्मघोष इसके दरबारी हुए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर बात करते हैं अपने वरा मंदिर का निर्माण करवाया, आनासागर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद शासक बनता है इसके जगदेव ने इसको मारा था, पितरहंता कहलाया था। शासक बनता है विग्रहराज, कवि बंधु कट्टे बंधु विद्वानों का आश्रयदाता, विशल देव कहा जाता है। हरिकेली नाटक लिखा, 2.5 दिन का झोंपड़े में बदल दिया गया उसको। बिसलपुर बांध बनाया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसका वास्तुकार अबू बकर था। ये लेदे की 4-5 बातें उसके बारे में पढ़ी थी। ठीक है, सोमदेव इसके दरबार में हुआ, नरपति नाला हुआ इसके दरबार में, ये बातें पढ़ी थी। फिर लेदे के लास्ट में पृथ्वीराज को पढ़ा। अच्छा, इससे पहले पिताजी को पढ़ा, मल्लिकार्जुन को हराया, कर्पूर देवी पत्नी थी, इसके 69 से लेकर 70 के समय इसका शासनकाल रहा था। और इसका मंत्री केदमवास ने छतरपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और लेदे के कौन सी एक आधी बात और पढ़ी थी। पृथ्वीराज की बात करते हैं। पृथ्वीराज के अभी जो पढ़ के हैं इसको मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं। 77 से 92, 11 वर्ष की उम्र में शासक बना। 66 में जन्म होता है, अनिल पाटन गुजरात में। पिताजी सोमेश्वर चौहान, माताजी कर्पूरी देवी। बहन का नाम क्या था, पृथ्वीबाई प्रभा। भाई का नाम हरिराज था। पत्नी संयोगिता थी। अगर मैं उपाधि की बात करता हूँ, राय पिथौरा या फिर दलपुंगल। पिताजी का नाम इसका सोमेश्वर था। घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। और मैं बात करता हूँ आगे, इसके मंत्री का नाम की बात करता हूँ तो इसके भुवने कमल केदमवास था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, संरक्षिका कौन बनी, इसकी मम्मी बनी थी, कर्पूरी देवी बनती है। विद्वानों की बात करता हूँ, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्रबरदाई, विश्वरूप, आशाधर इसके दरबारी थे। और सबसे पहले घर में करना पड़ा भाइयों के साथ में, नागार्जुन को गुरुग्राम के युद्ध में हराया। अपार गंगे वैसे छोटी मोटी मुठभेड़ में मारा जाता है। फिर मैं बात करता हूँ तो भंडारकों को हराया, क्योंकि अलवर भरतपुर में आ रहे थे। चंदेलों को मोहब्बा के युद्ध में 1182 में हराया। परमार्थिदेव चंदेल शासक था, आला वो उधर लड़ते हुए मारे जाते हैं। और यहाँ पे पंजूराय को नियुक्त कर दिया गया। घेड़वाल अपने ससुर जी को हराया, संहिता का जो कारण माना जाता है यहाँ पे हराया। अच्छा, बात करता हूँ मैं चालुक्य को, भीमसिंह द्वितीय को हराया, क्योंकि उसकी पत्नी इंसनी के साथ में शादी कर रहा था और वो बदला ले रहा था अपने पिताजी का हार का बदला। गौरी को 2 युद्ध में हराता है। हमीर महाकाव्य बोलते हैं 7 होते हैं, प्रबंध कोश बोलते हैं 20 होता है, सुरजन चरित्र बोलते हैं 21 हुआ था, और प्रबंध चिंतामणि बोलते हैं 23 बार हुआ था। लेकिन मेन तो 91 के अंदर और 92 के अंदर त्राइन के 2 युद्ध होते हैं। त्राइन के प्रथम युद्ध में तबर हिंदू को लेकर हुआ, बठिंडा को लेकर हुआ, हार जाता है। दूसरे युद्ध में खांडेराव लड़ता हुआ मारा जाता है, ये उसको गजनी ले जाया जाता है। और वहां पे जो जाके दोहा बोलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान मत चुको चौहान। इसके द्वारा दोनों ने आत्महत्या कर ली। ये सारी बात चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ में लिख देता है, वहां से सारी बातें पता चलती है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव बोलता है ये तो ये युग परिवर्तनकारी घटना है। स्मिथ ये बोलता है ये तो चौहानों का भी नाश कर गया, राजपूतों का भी नाश कर गया, इसके प्रभाव क्या पड़े वो सारे देख लिए। 92 के अंदर यहाँ का गोविंदराज को नियुक्त करके चला जाता है वो, लेकिन गोविंदराज को इसका भाई हरा देता है हरिराज। और गोविंदराज जाकर यहाँ से गोविंदराज रणथंभौर में चला जाता है और रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की नींव डाल लेता है। ये आपका अजमेर का चौहान वंश यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और कल की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रणथंभौर के चौहान वंशों से रहने वाली है। तो आपको मेरे को लगता होगा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी क्लास रही। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पूरी की पूरी ढंग से देखना, भी 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देखना। तो 1 घंटे के अंदर आज आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ। तो आपको मैं बता देता हूं अजमेर के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शासक बनता है तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही बनता है। ठीक है, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, रणथंभौर चौहानों के ऊपर बात करेंगे। तो आप उसके ऊपर कड़ी के अंदर जुड़ते रहना। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।